सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट गाइस। आज का जो लेक्चर है वो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 रहने वाला है, राइट। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाके उसे देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना पार्ट जो है इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 से उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस हैं हम वो चीजें देखेंगे, ठीक है। गाइज, अगर आपको याद हो, अगर हमने पहला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया था, बट इसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑन 28 अप्रैल 1947, ठीक है, जो 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और वो 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, देखिए, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा एंड उदयपुर, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स के नाम जो है आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, ठीक है, जो माउंटबेटन प्लान आया था जून 3 1947 को, ठीक है, किसके लिए, पार्टीशन ऑफ द कंट्री के लिए। इसके बाद भी जो अदर प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी क्या करते हैं, असेंबली को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर होते हैं फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, वो भी क्या एंटर कर जाते हैं किसमें, असेंबली में, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे, चेंजेस मेड इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली बाय इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। सबसे पहली चीज बोली जाती है कि जो असेंबली है वो क्या है, फुली सोवरन बॉडी है, ठीक है। देख लीजिए, सोवरन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन रूल, ठीक है। सो असेंबली क्या है, फुली फॉरेन बॉडी है, पहली चीज, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज, ठीक है। वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना चाहे वो तैयार कर सकती है, ठीक है। और जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसे क्या पावर्स दी गई, डेट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के संबंध में जो भी लॉज बनाए हैं वो उसे खत्म कर सकती है या फिर उसे ऑल्टर मतलब उसमें चेंज ला सकती है, ठीक है। ये उन्हें क्या दी गई, पावर दी गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ठीक है, वो एक और चीज क्या बन जाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया जाता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बॉडी बनाई जाती है, अब वो क्या बनाएगी, ऑर्डिनरी लॉज, क्या बनाएगी, ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया जाता है, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा हम चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसको दो में डिवाइड कर दिया गया, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो वो ऑलरेडी थी, अब उसे लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया, लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। अब आपको सबसे मेन चीज जो इसमें याद रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करती थी, ठीक है, सो उसके चेयरमैन या उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके चेयरमैन कौन रहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, सो उसके चेयरमैन कौन रहते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। कौन रहते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, जब वो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम कर रही है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसके चेयरमैन, और जब वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रही है सो कौन है, जीवी मावलंकर, ठीक है। और ये कब तक चलता है ये सिलसिला, देखिए, इट कंटिन्यू टिल नवंबर 26 1949 तक, ठीक है। पर आपको और चीजें जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे ना, वो विड्रू कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया से, ठीक है, मतलब उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से एरियाज के हैं, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, सिलहिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। इन एरिया से वो क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं, कहां से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सो इसके बाद उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए, मतलब सिंपल सी बात है, जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी, जैसे ही मुस्लिम लीग के वो जो मेंबर्स है वो विड्रू करते हैं तो वो कितनी दी जाती है, 299, ठीक है। सो 299 क्या रहेगी टोटल स्ट्रेंथ, राइट। अब उसमें से जो भी आगे डिवाइड किए गए थे ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। सो ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स में जो 296 सीट्स थी वो अब कितनी रह जाती हैं, 229, और प्रिंसली स्टेट में जो 93 थी वो कितनी रह जाती हैं, 70,
ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा एडिशनल चीजें देख लेते हैं। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ असेंबली एज ऑन दिसंबर 31 1947। ठीक है, मैंने ऐसी मतलब टॉप 5 मतलब स्टेट्स ली हैं जहां से मतलब जो असेंबली की जो सीट्स थी, ठीक है, जो मेंबरशिप थी वो जो निकली है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी है। इंडियन प्रोविंसेस में टोटल 229 थी। ठीक है, सो उसमें से यूनाइटेड प्रोविंसेस में कितनी थी 55, मद्रास में 49, राइट, बिहार में 36, बॉम्बे में 21 एंड वेस्ट बंगाल में 19। ठीक है, सेम ऐसे हम प्रिंसली स्टेट्स में भी देख लेते हैं। 70 टोटल थी, मैसूर में से 7 थी, ट्रावनकोर में से 6 थी, और वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स ग्रुप, ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ग्रुप 1, रेसिडुअरी स्टेट्स ग्रुप एंड ग्वालियर से कितनी कितनी थी 4। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, राइट। चलिए अब हम कुछ अदर फंक्शंस देख लेते हैं क्या परफॉर्म किए थे इन्होंने। ठीक है, सबसे पहली चीज थी इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेटिफाइड किया इंडिया की मेंबरशिप को ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, अब देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको कॉमनवेल्थ का मतलब पता है, और ये बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता देता हूं। देखिए कॉमनवेल्थ क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, उन कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें ब्रिटिश ने कभी ना कभी रूल किया था। ठीक है, क्या किया था, कभी ना कभी जो है वो रूल किया था। सो अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, सो कॉमनवेल्थ में प्रेजेंट जो है 54 नेशंस हैं। ठीक है, 54 नेशन का ग्रुप है। और आपको एक चीज इसमें और याद रखने की जरूरत है कि इसकी हर 2 साल बाद मीटिंग होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोगम। ठीक है, दैट इसका मतलब है दैट कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है, सी फॉर कॉमनवेल्थ, एच फॉर हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है, अब याद रखिएगा, और ये कब कब होती है, हर 2 साल बाद। ठीक है, और भी इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, वो आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, हमने अपना नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, भारत का नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर मैं थोड़ी इसके रिगार्डिंग अगर मैं थोड़ी एडिशनल चीजें बताऊं तो आपको तो ये चीज पता होगी कि नेशनल एंथम जो है वो किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और ये पहली बार कब गाया गया था, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम इसे जो गाया गया था वो कब गाया गया था, ठीक है, जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, कहां, कलकत्ता में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कलकत्ता में। ठीक है, कौन सा सेशन, जो 1911 में हुआ था। ठीक है, तब इसे फर्स्ट टाइम गाया गया था। ठीक है, अगला, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950। देखिए नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस आपको आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, ये नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन। ठीक है, सो नेशनल सॉन्ग कब किया गया था, जनवरी 24 1950, राइट। अगर मैं इसमें भी थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन बात करूं तो याद रखिएगा इसे भी आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ही फर्स्ट टाइम गाया गया था। पर ये कौन सा सेशन था, जो था 1896 का। ठीक है, मतलब नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम के पहले गाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, मैंने आपको बता दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब उन्हें इलेक्टेड किया गया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस। याद रखिए कितने सेशंस थे, 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, अगर आपने मेरा वो क्वेश्चन सेशन देखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन सेशन निकाला था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जो एक मैंने बनाया था, और मैंने कहा भी था कि कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं आगे वाले चैप्टर से। ठीक है, तो सेम ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। ठीक है, याद रखिएगा 60 कंट्रीज से जो है वो प्रोविजन जो है वो लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए जैसे मैंने बात की 11 सेशन है। ठीक है, सो देखिए टोटल तो कितने सेशन थे, 11। ठीक है, अब मैंने कुछ मेन जो सेशन है वो इसमें इंक्लूड किए गए। ठीक है, और आप भी इन्हीं सेशन को जो है पढ़ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट सेशन जो था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था 1946 में, राइट। 6th सेशन जो था
वो सबसे छोटा सेशन था कब, 27 जनवरी 1948 का, ठीक है। 7th सेशन जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन था 66 डेज का, ठीक है, और कितना था 4 नवंबर 1948 से लेके 8 जनवरी 1949 तक, ठीक है। और 11th सेशन हमारा लास्ट सेशन था जो कब से चला था, 14 से 26 नवंबर तक, ठीक है। सो आपको ये जो चीजें हैं वो याद कर लेनी है, ठीक है। ये थोड़ी एडिशनल चीजें, एडिशनल भी क्या मतलब आपके जो सिलेबस में तो हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है इन चीजों से कम ही बनते हैं, बट यूपीएससी है तो वो किसी चीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको जो है इनका पता होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने मेन जो है वो, जैसे पहला सेशन, सबसे छोटा सेशन, सबसे बड़ा सेशन और सबसे लास्ट सेशन, तो मैंने ये मेन जो है वो लिए हुए हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं। द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन 24 जनवरी 1950। क्यों मिले थे, ताकि वो अपने जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर क्या कर सके, अपने साइन कर सके, राइट। एंड इट कंटिन्यू, अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो ये असेंबली थी, ठीक है, ये इन्होंने कंटिन्यू किया एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट कंटिन्यू किया, ठीक है, फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बना तब तक इन्होंने एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है वो कंटिन्यू रखा, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब देखिए प्रोविजनल पार्लियामेंट है वो कब डिसॉल्व हो गई, 17 अप्रैल 1952 1952 में, ठीक है। एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट जो आई वो कब आई, मई 1952 में, ठीक है। और ये 2 हाउसेस थे इसमें इंक्लूड, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। सो ये आप चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए बेसिकली 8 मेजर कमेटी थी, ठीक है, और काफी ज्यादा माइनर कमेटीज थी, ठीक है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कमेटी है, इनमें से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो हम 8 मेजर कमेटी देख लेते हैं कौन कौन सी थी, ठीक है, और उनके चेयरमैन कौन कौन थे, ठीक है। देखिए यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सरदार पटेल जी, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, उसके थे जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टेयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो आप इन कमेटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया, पहले भी बताया आपको कि क्वेश्चन जो है वो किसी चीज से भी रिलेटेड बन सकता है, ठीक है। अब हम अपनी जो मेन कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कब सेटअप हुई थी, अगस्त 29 1947 को, ठीक है। इन्हें क्या टास्क दिया गया, ठीक है, और प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ड्राफ्ट बनाने के लिए इन्हें सौंपा गया, ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स इंक्लूड थे, ठीक है। और ये नाम तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इसके चेयरमैन थे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी जो थे वो इसके मेंबर थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, राइट। डॉक्टर के एम मुंशी इसके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला जो इसके मेंबर थे। एन माधवा राव, ठीक है, याद रखिएगा, एन माधवा राव, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया था किसे, बी एल मित्तर को, हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है, बीमार होने के कारण उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो उनकी जगह कौन आए थे, एन माधवा राव। और टी टी कृष्णमाचारी उन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, क्यों, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी कब, 1948 में, ठीक है। अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं हम। देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमेटीज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948, ठीक है। कब इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया, फरवरी 1948 में, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स, ठीक है। उन्हें 8 month दिए गए ताकि वो डिस्कस कर सकें और अपनी जो अमेंडमेंट्स है उसमें किसी तरह का चेंज करना तो वो कर सकें, ठीक है। इन द लाइट ऑफ पब्लिक कमेंट्स, criticism and suggestion the drafting committee prepared a second draft, ठीक है। अब देखिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होने के कारण, पब्लिक कमेंट्स के कारण, ठीक है, और कुछ सजेशंस के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और वो कब पब्लिश किया, अक्टूबर 1948 में, ठीक है। सो देखिए ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो मतलब लाती थी इसको सामने प्रिपेयर करके, फिर उसका मतलब किसी तरह से किसी भी रीजन के कारण क्रिटिसिज्म होता था, कुछ और सजेशंस आते थे, और इसी तरह से
जो बार बार है क्या होता था, वो उसे अमेंड करती थी, बार बार उसे उसमें चेंजेस लाती थी। ठीक है, सो अब जो है यहां तक हमारा आज का जो पार्ट सेकंड रहने वाला है। ठीक है, इसके आगे हम और बाकी सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 है, ठीक है, ये बहुत मेन है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं। ठीक है, पार्ट 3 भी ऑब्वियसली मेन रहने वाला है, नो डाउट। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा पार्ट 3 है वो हमारा लास्ट पार्ट हो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। सो आई होप कि आपको जो आज की चीजें हैं वो पसंद आई होंगी। ठीक है, अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिएगा। देखिए मैं अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ आए, जितना ईजी हो सकता है उतना मैंने ईजी आपको यहाँ पे लिख के और आपको समझाया है। ठीक है, फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज समझ नहीं आई, राइट। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।